हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। मैं सोनू अली आपको फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस किया था, जैसे कि नर्सिंग का डेफिनीशन अकॉर्डिंग टू आईसीएन, और नर्स का जो मीनिंग है वो चीज़ हम लोग समझे थे कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है। वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही इजी तरीके से समझा था। आज हम लोग देखने वाले हैं नर्सिंग का डेफिनीशन। उसी लेक्चर को कंटिन्यू किए हैं। नर्सिंग का डेफिनीशन अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन। तो वर्जीनिया हेंडरसन के अनुसार जो नर्सिंग का डेफिनीशन है उसको अभी हम लोग देखेंगे, और इस डेफिनीशन को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है जुबान पे, क्योंकि ये नर्सिंग का डेफिनीशन है। और एज अ नर्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिमेंबर दिस डेफिनीशन, और ये आपके बिल्कुल टोंग पे होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस डेफिनीशन को अच्छे से समझ के और इसको रट लेना है, क्योंकि ये आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर नहीं, जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि डिफाइन नर्सिंग। अगर नर्सिंग को डिफाइन करने के लिए बोल दिया तो आपको 2 से 3 जो भी डेफिनीशन है वो चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए। अभी इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को समझने में, तो अगर समझ में थोड़ा बहुत अगर ये न आए तो उससे घबराना नहीं है, वो अल्टीमेटली समझ में आएगा ही आएगा। अभी क्या करना है कि जैसे समझा रहे हैं वैसे समझना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम समझाएंगे आपको नहीं आएगा समझ में बिल्कुल आएगा। मेरा ये कहना है कि इसको ये जो डेफिनेशन है इसको याद कर लेना है जुबान पे, बिल्कुल एकदम जुबान पे होनी चाहिए ये डेफिनेशन। इसमें एक और चीज़ है कि जो वर्जीनिया एंडरसन है, ये डेफिनेशन जब दिया था, ये कब दिया था? ये 1966 में दिया था। 1966 में डेफिनेशन ये आया था। बट इस डेफिनेशन को एडेप्ट किया गया था किसके थ्रू? आईसीएन के थ्रू, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। कितने में? 1973 में, यानी कि 1973 में इसको एडेप्ट किया था। मतलब कि इस डेफिनेशन को कह सकते हैं कि आईसीएन एक्सेप्ट किया था, उस डेफिनेशन को अपने अंदर में एडेप्ट कर लिया था। ये वाला डेफिनेशन यानी वर्जीनिया एंडरसन का। आईसीएन का डेफिनेशन अपना एक अलग है। ये भी कह सकते हैं कि आईसीएन का है, क्योंकि इसको 1973 में आईसीएन खुद इस डेफिनेशन को अडेप्ट किया था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है घुमा करके, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो इतना तो पूरा डेफिनेशन लिख नहीं सकता है, बट अगर इसके किसी पॉइंट को अगर लिखेगा तो बोलेगा कि ये डेफिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एडेप्ट किया गया था। तो आईसीएन के थ्रू, और 1973 में एडेप्ट किया गया था। और वर्जीनिया हेंडरसन जो अपना डेफिनेशन दिया था वो 1966 में। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं, इस डेफिनेशन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो यूनिक फंक्शन है, द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल्स सिक और वेल। यानी कि जो यहाँ जो उस समय पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था, कुछ दिन तक और इस चीज़ को बताएंगे और इस पैटर्न पे आप लोगों को चलना है। बोले थे कि इज एम आर जो भी एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे आता है उसके पहले जो भी ये सब्जेक्ट है पहले इसको बोलना है, आफ्टर दैट और सारी चीज़ों को बोलना है। तो इज के पहले क्या है? ये सर द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स है। तो इज के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नर्स का जो यूनिक फंक्शन है, एक होता है ना यूनिक नेम, यूनिक फंक्शन, यूनिक फेस, यूनिक एक्टिविटी। तो जो नर्स का जो यूनिक फंक्शन है, मतलब बहुत ही अलग है, यूनिक है, वो जो काम है उसका, फंक्शन का मतलब उसका काम। तो जो नर्स का जो यूनिक फंक्शन है वो क्या है? जो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स को असिस्ट करना है। क्या उसका काम है? जो यूनिक फंक्शन है, जो इंडिविजुअल्स है वो इंडिविजुअल्स कैसे हैं? कॉस्ट में लिखे हैं सीक और वेल, सीक और वेल। तो जो इंडिविजुअल्स है जो सीक और वेल है यानी कि बीमार है
और जो अच्छे हैं उनको क्या करना है, असिस्ट करना। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, यानी कि मदद करना, उनको सहयोग करना, वो उनके काम में हेल्प करना। जैसे कोई बूढ़े आदमी है वो उठ रहे हैं तो उनको जा करके सपोर्ट देना, उसी को असिस्ट बोला जाता है। इस चीज़ को लिख लेना। तो कह रहा है कि नर्सिंग का जो यूनिक फंक्शन होता है वो होता है कि इंडिविजुअल्स को असिस्ट करना। आगे का जो इसका स्टेटमेंट है वो है इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू अ पीसफुल डेथ। ठीक ना, ये कह रहा है कि इस जो एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म करने में, यानी कि जो हेल्थ है हमारा, उस हेल्थ को कंट्रीब्यूट करने में जो भी एक्टिविटी तुम परफॉर्म कर रहे हो उसमें, और इसकी जो रिकवरी है, जो पेशेंट को, अगर कोई बीमार हो गया पेशेंट और जैसे कि मान लो कि उसका टांग टूट गया है, तो उस टांग को रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। तो अगर अच्छे से केयर दिया जाए, अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाए, तो उसका जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगा। तो उसके रिकवरी में तुम जो भी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसके रिकवरी में या हेल्थ को इम्प्रूव करने में, यहाँ पे लिखा है टू हेल्थ और पीसफुल डेथ। पीसफुल डेथ मतलब कि शांतिपूर्वक मौत। कोई कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई पेशेंट होता है जैसे कि बिल्कुल तड़पते तड़पते मर जाता है। जैसे अब तुम लोग सोचोगे कि पीसफुल डेथ मतलब कि शांतिपूर्वक मौत कराना भी इसका काम होता है, यानी कि किसी को हम लोगों को आराम से मार देना है, उसको मतलब उसका डेथ करवा देना, ये तो बड़ी अजीब बात है। अब सुनो, जैसे मान लो कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसी बीमारी हो गई है या उसका हेल्थ कंडीशन ऐसा हो गया है कि वो मरेगा ही मरेगा, या मान लो कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है, उसका हाथ पैर टूट गया, मतलब होश में है और वो रोड पे गिर गया, और रोड पे गिरा और बिल्कुल समझो जून का महीना है और दिन का 12 बज रहा है, और उस रोड पे बेचारा वो गिरा हुआ है। तो एक तो उसका क्या है कि पैर टूटा, उसका दर्द अलग है, और जो रोड पे जो उसका जो शरीर जो जल रहा है, मतलब रोड के गर्मी से, तो कहीं ना कहीं उसको एक और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गई। उसका जो शरीर है वो रोड से ही हो रहा है। अगर तुम उसको देखा और उसको ला करके अच्छे से फैन के नीचे रख दिया और ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया, भले ही बेचारे को मरना ही है, लेकिन अगर उसको सब चीज़ करने लगा धीरे धीरे, तो उसका जो प्राण निकलेगा अब थोड़ा आराम से निकलेगा। वहाँ पे क्या था कि उसको दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा छटपटानी होती थी, मतलब लोग बोलता है ना गाँव वगैरह में कि ये जब मरेगा तो बहुत ही भयानक तरीके से मरेगा, इसकी जो मौत होगी उतनी शांतिपूर्वक नहीं होगी। तो नर्स का काम होता है कि अगर वो पेशेंट अगर मरने के कगार पे है तो उसका पीसफुल डेथ, एक शांतिपूर्वक डेथ में उसको हेल्प करे। तो ये भी उसका एक एक्टिविटी होता है, एक फंक्शन होता है नर्स का। तो इसका मतलब यही है कि जो यूनिक फंक्शन होता है नर्स का, वो इंडिविजुअल को असिस्ट करना है, और उसके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए या रिकवरी के लिए या पीसफुल डेथ के लिए जो भी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके परफॉर्मेंस में, उसको परफॉर्म करने में। ठीक ना। अब है कि द क्लाइंट वुड परफॉर्म अनएडेड। ये कह रहा है कि जो क्लाइंट होता है, द का डेट, द क्लाइंट मतलब कि डेट मतलब जो, द क्लाइंट जो है वुड परफॉर्म अनएडेड। ठीक ना। क्लाइंट का मतलब हो गया तुम्हारा पेशेंट, क्लाइंट का मतलब होता है पेशेंट, याद रखना। ये अनएडेड यानी कि बिना किसी हेल्प के, यानी कि खुद से वो अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। कौन? क्लाइंट। ठीक ना। तो दैट द क्लाइंट वुड परफॉर्म अनएडेड मतलब कि क्लाइंट अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा बिना किसी के मदद से, वो खुद से करेगा। इफ़ ही हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज टू डू दिस इन सच अ वे
in such a way as to help the client to gain independence as rapidly as possible। ये कह रहा है कि जो क्लाइंट है वो अपना एक्टिविटी खुद से करेगा, मतलब कि बिना किसी की मदद से करेगा, अगर उसके पास इफ़ ही हैड नेसेसरी यानी कि जरूरी स्ट्रेंथ, जो ज़रूरत की जो स्ट्रेंथ है, जो नेसेसरी स्ट्रेंथ है, मतलब कि उसका शक्ति है, जो पावर है, शरीर की जो एनर्जी है, उसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल मतलब उसका इच्छा हो गया, जो इच्छा है, और जो नॉलेज है, इस अगर वो सब इसके पास है तो वो क्या कर सकता है, बिना किसी के मदद से और बिना किसी के हेल्प से वो खुद से वो जो क्लाइंट है वो अपने आप को अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। एंड टू डू दिस इन सच अ वे, इस तरीके से करने के लिए, एज टू जैसे, टू हेल्प द क्लाइंट मतलब कि क्लाइंट को हेल्प करना है, टू गेन इंडिपेंडेंस, है ना, एज रैपिडली एज पॉसिबल, यानी कि क्लाइंट को इस तरीके से, यहाँ टू डू दिस इन सच अ वे मतलब कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है क्या, हेल्प किसको, क्लाइंट को। क्यों करना है, टू गेन मतलब कि अचीव करना, पाना, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र, ठीक ना। तो जो क्लाइंट है उसको इंडिपेंडेंट को गेन करने के लिए, क्लाइंट को इंडिपेंडेंट गेन करने के लिए उसको हेल्प करना है, इस तरीके से हेल्प करना है, एज रैपिडली एज पॉसिबल मतलब कि जितना जल्दी संभव हो, एज रैपिडली एज जितना जल्दी, पॉसिबल का मतलब होता है संभव हो, तो जितना जल्दी संभव हो जो पेशेंट का जो इंडिपेंडेंस है, मतलब कि उसका मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं रहे, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो किसी पे निर्भर नहीं रहे, तो उसके इंडिपेंडेंस को गेन करने में क्लाइंट को हेल्प करना है, इस तरीके से हेल्प करना है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को रिकवर कर सके, वो अपने हेल्थ को ठीक कर सके, या उसका पीसफुल डेथ हो सके। ये सारी चीज़ करने में जो एक्टिविटी कंट्रीब्यूट की जाती है वो सब एक यूनिक फंक्शन होता है नर्स का, जिसके थ्रू वो किसी भी इंडिविजुअल्स को या किसी भी क्लाइंट को क्या करती है, असिस्ट करती है। तो ये वर्जीनिया एंडरसन के थ्रू डेफिनीशन है। अगर थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत है तो इसको याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, जब इसको रट लोगे तो समझ में आएगा, और मेरा लेक्चर देख देख करके इसको समझ लेना अच्छे से, बार बार लेक्चर को देखोगे तो बार बार चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि फिर से डेफिनीशन ही पढ़ेंगे कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे उनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनीशन होने वाला है, वो चीज़ देखते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। तो अब हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ जो नर्सिंग है अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बहुत बड़ा हस्ती है, एक नर्स है, और बहुत ही समझिए कि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल दिए हैं, और एक समझिए कि बहुत ही मोटिवेटिंग एक लीजेंड वोमेन है, ये एक नर्स है। तो इनके बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए कि इनका जो दिया हुआ डेफिनेशन है वो ये है कि नर्सिंग डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। ये कह रहा है कि जो नर्सिंग होता है डिफाइंड एज, नर्सिंग को इस तरीक़े से डिफाइंड किया जाता है, द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग मतलब किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना, यूज़ करना, ठीक ना, उसको बोला जाता है यूटिलाइजिंग का मतलब कि उपयोग में लाना। तो एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट मतलब कि जो पेशेंट का क्या है, इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करने की जो एक्ट है, जो काम है, एक्ट मतलब कि उसका काम, एक्टिविटी। तो जो पेशेंट के इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को यूज़ करना, उस इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करना,
करने की जो एक्ट है, टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी, टू असिस्ट हिम, उसके बीमारी को रिकवर करने में, उस हिज रिकवरी मतलब कि उसके बीमारी को रिकवर करने में उसका मदद किया जाता है, ठीक ना, उसका किसका, पेशेंट का मदद किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के थ्रू है कि द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट, द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट किसका, ऑफ क्लाइंट का, जो क्लाइंट है हमारा, जो पेशेंट है, उस पेशेंट के इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करना, उपयोग करना, टू असिस्ट हिम मतलब कि उस पेशेंट को हेल्प करने के लिए, उसके रिकवरी में उस पेशेंट को हेल्प करने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है उस पेशेंट का, उसको यूटिलाइज करने की एक्ट ही क्या होता है, नर्सिंग होता है। तो नर्सिंग अगर इनके अनुसार समझिएगा, क्योंकि इनका जब हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो ये बहुत ही हेल्प किए थे, जो सोल्जर्स थे, जो वार हुआ था उस वार में जो भी सोल्जर्स थे उनको इन्होंने हेल्प किया था, बहुत ही ज़्यादा असिस्ट किया था। इनका ये कहना है कि जो इन्वायरमेंट है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं और कहीं गिरे पड़े हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आप अच्छा से अच्छा उसको ट्रीटमेंट दे सके या रिलीफ दे सके। तो अगर मान लीजिए कि आर्मी, मिलिट्री या कोई भी सोल्जर्स है और 15, 20, 50, 60, 70, 80 है और उनको ले जा कर के और लोगों से छुपा करके केयर देनी है कि ताकि उसको जो भी दुश्मन है मार न दे, उसको केयर देनी है, उस इन्वायरमेंट में अगर केयर देनी है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप यूटिलाइज करके और उस आदमी को केयर दे सकते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि उस आदमी को हमको हीट का केयर देना है तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि एसी लगा हुआ है, बट उस इन्वायरमेंट में अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है जिससे आप आग जला सकते हैं, उसको हीट दे सकते हैं, तो आपको उस तरह का जो केयर देना है, मतलब अपने इन्वायरमेंट के चीज़ों को यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। इनका यही कहना है कि उसके रिकवरी में अपने इन्वायरमेंट के चीज़ों को यूटिलाइज करने की जो एक्ट है, जो एक्टिविटी है, उसी को नर्सिंग बोला जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग इनका ये डेफिनेशन है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है और पेशेंट को केयर देना है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी हॉस्पिटल के जो इन्वायरमेंट में है उसमें कुछ कुछ ऐसा चीज़ मिल ही जाएगा जिससे आप अपना एक काम चला सकते हैं। तो इस तरह से इनका कहना है। तो इनका डेफिनेशन इनके अनुसार ये डेफिनेशन है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक। इसको याद करना, तीनों डेफिनेशन को बिल्कुल एकदम जुबान पे याद करना है। बाकी इसके बाद जो हम लोगों का है वो फुल फॉर्म ऑफ नर्स है, फुल फॉर्म ऑफ नर्स है। 1 मिनट। तो हम लोगों को देखना है फुल फॉर्म ऑफ नर्स। थोड़ा सा बाहर चले गए थे, कोई आ गया था। तो फुल फॉर्म ऑफ नर्स देखेंगे। इसमें जो नर्स का जो फुल फॉर्म है NURSE, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नोबिलिटी क्या होता है। N फॉर नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब होता है कि मर्यादा। जो नर्स होती है वो अपने मर्यादा में रहती है, या कोई भी आदमी है वो अपने डिसिप्लिन में, मर्यादा में ही रहता है और रहना भी चाहिए। नॉलेज, उसके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए। यू फॉर यूजफुलनेस मतलब कि वो उपयोगी होनी चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग यानी कि वो समझदार हो, उसके पास अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए। आर फॉर राइटियसनेस मतलब होता है नेकी। जो नर्स होती है वो नेक होती है, ऐसा नहीं कि गलत इंसान हो, नेक हो एकदम से, बिल्कुल राइटियसनेस हो, कोई गलत काम नहीं करे, ठीक ना। गलत काम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो सभी चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं। तो राइटियसनेस मतलब कि बिल्कुल नेक इंसान, जो बिल्कुल अच्छे इंसान होते हैं,
वैसे होना चाहिए राइटियसनेस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उसके पास उत्तरदायी होगी वो सभी काम के लिए, तो उसके पास हर एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हम बोल दिए पेशेंट को कि हाँ अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ, आपको इंजेक्शन देनी है या राइल्स ट्यूब लगानी है, कोई भी चीज़ उसको प्रॉमिस किया कि अभी जस्ट आ रहे हैं, आपको लगा देते हैं, तो उस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, आपको करना है। तो आपको काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ आज हमको ये सभी पेशेंट का केयर करना है, तो जो भी केयर देनी है उसके लिए, सब चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है। सिंप्लिसिटी, एस फॉर सिंप्लिसिटी, जो नर्स होती है वो बिल्कुल ही सादापन में रहती है। ऐसा नहीं कि आप नर्स हैं और आप हॉस्पिटल में गए और कान में झुमका, नाक में नथुनी, होठलाली, लिपस्टिक और ये सब चीज़ें नहीं करनी है, एकदम से बाल बॉब कट कटवा करके ये सब करके नहीं जाना है। अगर आप नर्स है तो एक सिंप्लिसिटी, आपका मैनर होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग होना चाहिए, हर एक चीज़ जो है वो नर्स का सिंपल रहता है, एकदम सिंप्लिसिटी, सादापन। उसके बाद में सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि जो हमदर्दी दिखाया जाता है, अगर किसी को बीमार है तो एक होता है कि जो बहुत ही कठोर दिल वाले होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मर रहा है मर रहा है, मरने दो उसको, जो भी हो रही है होने दो। एक होता है हमदर्द आदमी, हमदर्द मतलब कि हमदर्दी दिखाता है, तो उसको बोला जाता है सिंपैथी। हमदर्दी का मतलब, सिंपैथी मतलब हमदर्दी दिखाना। और एक होता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब ये होता है कि कम समय में ज़्यादा काम कर देना, वो होता है कि इफ़िशियंट होना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप है और आपका कोई एक दोस्त है और दोनों को अगर सेम काम दिए हैं, तो वो क्या करता है कि आपसे बहुत फास्ट काम कर लेता है, तो उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपका एफिशिएंसी कम है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा काम कर लेना। और इक्वेनिटी जो होता है, इक्वेमिटी, जो इक्वेमिटी होता है, मतलब कि जो नर्स होती है वो अपने इक्वेमिटी में रहती है, इक्वेनिमिटी में रहती है, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का, ये हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग पढ़े और उसमें डेफिनीशन और फुल फॉर्म ऑफ नर्स देखें। उसके बाद में है ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ नर्सिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उसका लक्ष्य, मतलब कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसका लक्ष्य क्या है ना। पूरे नर्सिंग प्रोफेशन का एक लक्ष्य है। एम का मतलब भी लक्ष्य, उद्देश्य होता है, तो उसका क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है अपने पेशेंट को ले करके वो क्या सोचती है कि, आप लोग सोच के बताओ कि अपने पेशेंट के बारे में वो क्या सोचती है कि हमारे पेशेंट का हेल्थ जो है वो सही हो जाए। उसका ऑब्जेक्टिव, उसका जो गोल है, जो उसका एम है, जो उसका निशाना है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, वो यही है। अगर जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो वो यही सोचती है कि हमारा जो पेशेंट है जो बेड पे पड़ा हुआ है, ये जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, इसका हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। या वो ये चाहती है कि कम्युनिटी में किसी तरह की बीमारी ना हो, उसको रोकना चाहती है, या उस पेशेंट को कभी बीमारी न हो उसको रोकने के लिए बहुत सारी उसको हेल्थ एजुकेशन देती है। और उसका पीसफुल डेथ हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है। अगर उसका पीसफुल जो डेथ होता है ना, पीसफुल डेथ में वो हेल्प करती है। पीसफुल डेथ में क्या करती है, हेल्प करती है। पीसफुल डेथ में क्या करती है वो, हेल्प करती है। फैसिलिटेट का मतलब सुविधा देना, मतलब कि पीसफुल डेथ में सुविधा देना। तो ये उसका क्या ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ नर्सिंग है। टू प्रमोट हेल्थ, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि प्रमोट का मतलब क्या होता है, ठीक ना। टू प्रिवेंट इलनेस, यानी कि बीमारी को रोकना। और टू रीस्टोर हेल्थ, यानी कि हेल्थ को क्या करना, रीस्टोर करना। एक तो है कि इलनेस को, बीमारी को रोकना है, एक है हेल्थ को रीस्टोर करके रखना, ठीक ना।
और दूसरा है फैसिलिटेट पीसफुल डेथ, ठीक ना। तब जो पीसफुल डेथ है, शांतिपूर्वक जो मौत है उसको सुविधा देना, ताकि आसानी से शांतिपूर्वक वो मर जाए, उसको किसी भी तरह की डेथ होने में वो दिक्कत नहीं हो। तो ये सारा चीज़ हम लोग का हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर अगले लेक्चर में इसके आगे की जो भी टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू, डेट्स ऑल, मेरे साथ बने रहिए।